going to be an inaugural session for series of workshop. अब सेक्सुअल हैरेसमेंट का हमें सुना होता है, समझते हैं, कितना समझते हैं, नहीं समझते हैं, पता नहीं है. नाउ वी हैव मैम एंड द अदर रिसोर्स पर्सन हु आर गोइंग टू गाइड यू टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. एंड आजकल आदमियों के साथ मैंने एक चीज़ और देखी है, लड़की है नहीं बोलूँगा, कहीं वो हैरेसमेंट का केस ना लगा दे. यू नो that fear also this act has got in our men colleagues, which we don't want. It is again unhealthy. We have people here who says नहीं मैम मैं नहीं बोलूँगा. तो दिस आप लोगों के लिए भी फॉर द मेन कोलीग ऑल्सो दिस इज गोइंग टू रियली मेक यू अवेयर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. आपको डरना नहीं है, आपको बस सतर्क रहना, आपको तरीके से रहना है. सिस्टम कई बार ना प्रो इंडियन सिस्टम इज प्रो वुमन सिस्टम, सोसाइटी नहीं, but system is pro woman, yet we need to also navigate that system. And we, for the girls also who don't understand the nuances of the sexual harassment, even for them they'll understand कि क्या क्या हो सकता है. आप पढ़ेंगे ना तो कुछ भी हर चीज़ हो सकता है sexual harassment, ठीक, लेकिन फिर भी हमें उसके पार आगे काम करना है सबके साथ मिलकर. And that's what ma'am and other experts are going to help you do. And I really request each one of you to talk, discuss and raise queries and understand exactly what it is. And we have an interactive session, एक छोटा सा ग्रुप वर्क रखा है, तो ग्रुप वर्क आप करेंगे तो आपको और समझ आएगा कि डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं जहाँ कन्विक्शंस हुई हैं. तो वी हैव दोज केसेस फॉर यू and then we can go through it. And we have a quiz also to brush up the whole act and what it means for each one of you and for us and for the workplace we are working. आज जो हमारा पूरा इंटायर जो कॉन्वर्सेशन होगी, एज मैम हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, इट वुड बी इन एन इंटरैक्टिव मोड. हम लोग कोशिश करें, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि यू डोंट नो एनीथिंग एंड आई डोंट नो एवरीथिंग. वी ऑल नो समथिंग. So what we are going to do, we basically discuss ki what we know and whether what we know is a correct version or not. So in that mode I will start. I would like to know what you think is sexual harassment. What do you think is a sexual harassment with women? Anybody who would like to say? What you consider as a sexual harassment? Okay, very good. And if teasing, go back, sir. What you are doing? Arvind, पीछे जाओ बाबा, पीछे जाओ, आगे आ रहे हो, हाँ आगे आ रहे हो, पीछे जाओ. If teasing and what you said, sir? Any example? When we आगे जा रहे हो, what was the Vishakha case? Anybody know? Bhavri Devi case. Yes, very good. What happened in Bhavri Devi case? She was a after when she was a person Rajasthan and she prevented the child marriage. Yes, very good. If he worked for her, she was so prepared to give by the family. और ये बिल्कुल सही कह रही है कि जो इंटायर कर जो आया था, वो भवरी देवी वॉज गैंग रेप बिकॉज शी वॉज वर्किंग ऑन द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज. वो साथिन की तरह काम कर रही थी WCT डिपार्टमेंट के साथ वहाँ पर, और उनको बेसिकली वो कुम्हार जाति की थी. देयर इज़ अ कास्ट कॉनोटेशन ऑल्सो, प्लीज़ रिमेंबर देयर. कास्ट कॉन वो कुम्हार जाति की थी, और उस ज़माने में अगर आप देखिए तो आप पाएंगे कि जो भी चाइल्ड मैरिजेस होती थी, अनलाइक दिस टाइम, वो उस वक्त अपर कास्ट में ज़्यादा हो रही थी. तो ऐसे में एक अपर कास्ट के लोगों को एक दलित औरत जाके कहे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, वॉज कंसिडर्ड अ वेरी बैड, या कोई गलत. इसके लिए आप या तो उसे इग्नोर करेंगी या फिर आप उसके लिए FIR करेंगी. FIR अगर आप करते हैं तो FIR में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पुलिस केस बनता है, सबको पता लग जाएगा और हो सकता है आपकी जॉब छूट जाए, आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए. लॉस किसका होगा? लॉस उस औरत का होगा. तो ये एक सबसे बड़ी हमारे पास कानून में कमी थी कि वी डू नॉट हैव
a system where a woman could raise her voice against the harassment she is facing at a workplace, और वहाँ पे वो अपनी जो है नौकरी भी रिटेन रख सके साथ ही साथ उसके। तो उसको देखते हुए हमने ये कहा कि भाई क्या किया जाए। और उसी ज़माने में अगर आपको याद होगा 1992 में भवरी देवी के साथ रेप हुआ था, और इसके बाद विशाखा एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट गई और उसने कहा कि वी नीड अ पर्टिकुलर लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज देयर इज नो लॉ विच कंसिडर सेक्सुअल हैरेसमेंट विद वुमेन एट वर्क प्लेस। अगर हम जो है किसी की रिपोर्ट करते हैं तो हमको सीधे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, वो कहते थे जॉब छोड़िए आप घर बैठिए। या हमको एक ऐसी लॉ चाहिए जो हमें वर्क प्लेस पे सेफ भी रखे, मगर साथ ही साथ हमारी नौकरी भी वहाँ पर बनी रहे, क्योंकि वी आर गोइंग देयर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक गेन। इट्स नॉट दैट कि एवरीबडी इज गोइंग, भाई हमको बहुत खुशी मिलती है काम से। हाँ, खुशी मिलती है सभी को काम से, मगर उसके साथ ही साथ एक जो है ये आपका मॉनेटरी एस्पेक्ट भी होता है जो आपको काम कराता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल होता है। तो उसी के लिए आया। और इसमें सबसे जो खास बात थी इस विशाखा गाइडलाइन की, जिसको ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसको हम विशाखा गाइडलाइन कहते हैं। और इसमें जो खास बात थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक सरकार, हम उस वक्त जो है हमारे पास 2013 का अमेंडमेंट नहीं आया था, तो उन्होंने कहा कि वी विल डिफाइन व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस फॉर वुमेन। उन्होंने एक डेफिनेशन दी, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल किया। उन्होंने कहा कि ओके, इफ समथिंग हैपेंस टू मी देन इट इज़ नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट इट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द वर्क प्लेस वेयर आई एम वर्किंग दैट दे हैव टू कीप मी सेफ। सो दे मेड द इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल एंड दे प्रायोरिटाइज ऑन प्रिवेंशन। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इस तरह का माहौल बनाए अपने यहाँ, ताकि उनके यहाँ काम करने वाली औरतें अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। और साथ ही साथ अगर कहीं पर किसी के साथ ना खास्ता कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का इंसिडेंट होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक रिड्रेसल सिस्टम क्रिएट किया। जब उन्होंने ये गाइडलाइन दी तो इसकी लास्ट लाइन उन्होंने ये जजमेंट की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने जो है डायरेक्ट किया कि आप एक पर्टिकुलर लॉ बनाइए इस एक्ट पे, और जब तक ये लॉ नहीं आती है तब तक हमारा ये विशाखा गाइडलाइंस वुड बी इन फोर्स। तो जिस दिन ये लॉ बन गया, ये लॉ बना है अगर आप देखें तो 2012 में, 2013 में बना है, और इसको लागू हुआ है ये दिसंबर से 2013 से। 30 मिनट हम पीछे चल रहे हैं। तो हमने जब सेशन शुरू किया तो जाना कि कानून क्यों बना, क्यों ज़रूरत थी, और उस कानून में परिभाषा को किस तरीके से किसके लिए डिफाइन किया गया, जो मैम ने बहुत अच्छे से समझाया। फिर भी उसके बाद मैं पूछना चाहूँगी, किसी के कोई सवाल है उस सेशन को लेकर, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा हम प्रोसीजर पे क्या जाएंगे। कोई क्वेश्चन बचता है? नहीं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट समझ आया सबको ना कि क्या है। अगर मैं ये कहूँ, क्वेश्चन है मेरा कि पीछे सर कुछ लोग दिख नहीं रहे, और जब तक दिखेंगे नहीं, जो लोग दिखेंगे नहीं तो मैं उनका नाम तो नहीं, कलर के अनुसार जवाब और सवाल करेंगे हम लोग। अगर मैं कहूँ लास्ट में जो सेकंड नंबर पे है ब्लू टी शर्ट, सर मास्क से ना दिखता नहीं, आई थिंक हम सब ने डबल डोज लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया हटा दीजिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी ने मुझे बात करते हुए पेन की कैप मारी, क्या वो मेरे लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा या नहीं? तो एक्ट का इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैंने कहा कि मैंने पेन मारी और मैंने मारी ब्लू टी शर्ट, सर आपका नाम आदित्य, मैंने आदित्य को मारी और मैं फीमेल हूँ, नहीं होगा। ये एक्ट कहता है जो मैम ने बताया। पर अगर जब हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं तो हम उसे जेंडर न्यूट्रल भी कर सकते हैं। मिनिस्ट्रीज में ऐसा होता नहीं है, पर अगर क्योंकि लॉ ने हमें वो फ्रीडम दी, क्योंकि अब हम सिर्फ फीमेल तो नहीं, फीमेल के साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट तो नहीं होता,
मैं ये मानती हूँ अगर मैं चाहूँ तो किसी मेल को भी अरेस्ट कर सकती हूँ। और चीज़ें बदल रही हैं तो हमें दूसरे तरीके से सोचने की भी ज़रूरत है। एक फीमेल को भी एक वेलकम अनवेलकम लग सकता है, तो एक मेल को भी अनवेलकम लग सकता है। अगर मैं बात करते करते अगर हम ये कहते हैं कि फीमेल को अगर छू देते हैं तो उसे अनवेलकम लगता है, कोई सीनियर ऑफिसर फीमेल किसी मेल को छू जाए, हो सकता है उसे भी अनवेलकम लगे। तो अगर हम चाहते हैं पॉलिसी में, जब क्योंकि लॉ कहता है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप उसे अपने अकॉर्डिंग डेवलप करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो कम से कम इस एक्ट ने हमें वो परमिशन तो दी है कि हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, हर कॉलेज लॉ को, इस पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। अगर उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर काम करते हैं और हमें लगता है, लोग सोचते नहीं थर्ड जेंडर की तरह, और अगर मेरे ऑफिस में शायद कोई थर्ड जेंडर आए तो लोगों का जो देखने का तरीका होगा, जो बात करने का तरीका होगा, वो सबसे ज़्यादा, अगर मैं थर्ड जेंडर हूँ तो मुझे अनवेलकम कराएगा। तो क्या मेरे लिए पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ फीमेल सॉरी सर, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। अगर पॉलिसी नहीं बनी है तो हम लोग उसके, अगर हम चेंज नहीं शुरू करेंगे ना तो कोई नहीं करेगा। तो जब अब लॉ में चेंजेस आए हैं, अब जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है थर्ड जेंडर के लिए, तो हमें उस साइड भी सोचने की ज़रूरत है कि हम पॉलिसी को इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से डेवलप करें कि अगर उनके साथ भी किसी भी तरीके का अनवेलकम बिहेव हो रहा है तो वो भी किसी फोरम पर जाकर अपनी बात रख सकें। इस साइड भी हमें सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जो जनरली हम लोग बात नहीं करते हैं। और कई बार मतलब लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ आदमियों के, औरतों के लिए कानून बनता है। यहाँ पर लॉ ने हमें ऑप्शन दिया है कि अगर हमारी मिनिस्ट्री, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कॉलेज ये चाहता है कि वो जेंडर न्यूट्रल हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हम मिनिस्ट्रीज में जनरली जो एक्ट हैं उसी को वेबसाइट पे डाला है और उसी को कहा है वही पॉलिसी है, तो हम फिर अपने टेबल पे आ जाते हैं कि हमारी पॉलिसी जब तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे तब तक वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो अगर हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी कंप्लेन आती है तो सिर्फ फीमेल कर सकती है, मेल नहीं कर सकती। क्लियर? यहाँ तक। अब अनवेलकम सबको समझ आता है, अनवेलकम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। हाँ सर, ये कहा है अगर हम एज ए इंस्टीट्यूशन हम उस पॉलिसी को ऐसे बना सकते हैं जेंडर न्यूट्रल, यस, इवन आफ्टर द मिनिस्ट्री हैज पुट अप अ लॉ। नहीं सर, पॉलिसी बनाता कौन? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कहा अगर हम यहाँ से अपनी, जैसे आज आपकी ट्रेनिंग हुई, आप एक रिकमेंडेशन भेजिए कि सर हमारे यहाँ थर्ड जेंडर भी है, वैसे है नहीं, अगर है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। रिकमेंडेशन के बाद ही कोई चीज़ होती है ना, अभी तक किसी ने सोचा नहीं। पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी आपके यहाँ पॉलिसी मतलब सर जहाँ तक मुझे पता है मिनिस्ट्रीज में पॉलिसी नहीं होती, एक्ट को वेबसाइट पे डालते हैं और वही बोलते हैं वही हमारी पॉलिसी है। मैम कमेटी तो बनाते हैं। हाँ, पर एक्ट के अंदर पॉलिसी बनाना, देखिए एक्ट बहुत सारी चीज़ों पर साइलेंट है। नहीं मैं कह रहा हूँ पॉलिसी आप कह रहे हो, मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। इफ आई एम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है where there is more than 10 people in my organization and I am the head HO of the office, तो क्या मैं अपनी ऑफिस के लिए मैं पॉलिसी बना सकता हूँ? हाँ, आप अपने ऑफिस के लिए अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। तो अगर मैं ऑफिस की पॉलिसी बना सकता हूँ तो वो बिकॉज आई एम अंडर सम मिनिस्ट्री, तो वो मिनिस्ट्री और मेरी पॉलिसी क्लैश नहीं होगी फिर? नहीं, देखिए अब वो आपके डिपार्टमेंट, आपने अपने के लिए, आप देखिए एक्ट अलग चीज़ है। अब आप अपील गए, हर चीज़ का एक दायरा है, ठीक है। आपकी अगर अपील अथॉरिटी मिनिस्ट्री है तो प्रॉब्लम हो सकती है ना? लेजिस्लेशन जो होता है सर एक्ट के यहाँ पे ही बनता है, जिसको रूल करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। तो रूल आप कोई नहीं सर, पॉलिसी आपने बनाई तो जो पॉलिसी बनी वो रूल और वो सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं। अगर चाहे कंप्लेन मैं करूँ, चाहे एक फीमेल करे, चाहे एक ट्रांसजेंडर करे, चाहे एक मेल करे, प्रोसीजर में तो चेंज नहीं आने वाला है, नहीं आएगा। कोई पनिशमेंट में चेंज नहीं आएगा, प्रोसीडिंग्स किस तरीके से होंगी उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। पर हाँ, अगर मैं मिनिस्ट्री के अंदर में सब डिवीजन हूँ और मैंने अपने अंडर में बनाई और फिर अपील अथॉरिटी मेरी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री में अपील अथॉरिटी शायद ये कह सकती है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं। जितनी भी मिनिस्ट्रीज है ना, मतलब जहाँ भी हम ट्रेनिंग करते हैं हम उनको बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं मैडम ठीक है,
जो है वही है, क्योंकि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता ऊपर कि हम पॉलिसी में कुछ चेंज चाहते हैं, सिर्फ हम वही अडॉप्ट कर लेते हैं जो लॉ ने कहा, जो एक्ट में है। एक्ट क्या कहता है? इज द एक्ट जेंडर न्यूट्रल और नो, इट्स नॉट जेंडर न्यूट्रल। Gender neutral नहीं है। एक्ट नहीं है तो पॉलिसी कैसे अच्छा सर मेरे पास अथॉरिटी है, अगर मैं एक एनजीओ हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी, जैसे आप डीयू की यूनिवर्सिटी पॉलिसी देखेंगे, पॉलिसी मेकिंग इज नॉट पॉलिसी के बाद एक्ट बनेगा। एक्ट ऑलरेडी है, एक्ट है ना, कानून है, उसके बाद कानून ने हर ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप उसे कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सबके लिए हो, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। इतना तो बेसिक होना चाहिए, ये बेसिक है। इसके बाद आपको कुछ लगता है आप कर लीजिए, ये तो बेसिक है। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सॉरी टू से, सब लोग वही करते हैं जो बेसिक है, मैम लेकिन इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। मैम बट ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया ना। कैसे? एक्ट इज सेइंग कि इट इज जेंडर इट्स नॉट जेंडर न्यूट्रल, और आपकी पॉलिसी जेंडर न्यूट्रल अगर करा रहे हो तो तो बेसिक प्रिंसिपल सर मेरे पास वो अथॉरिटी है ना कि मैं अपनी पॉलिसी को कैसे करूं, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ट्रांसजेंडर भी लाता हूं, हम बात करते हैं एक्ट में प्रिवेंशन की, मेरे यहाँ थर्ड जेंडर भी काम करता है, और उसके साथ अगर उसे अनवेलकम फील हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि एक्ट क्या कहता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी भी जगह पर हो तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है प्रिवेंशन की। एक्ट में ही तूने जेंडर न्यूट्रल बनाया। लिखा हुआ है ना कि वुमेन वुमेन ही है। एक्ट में कहा, हमारे यहाँ सारे एक्ट लोग, को बदलना पड़ेगा ना। सर वो एक अलग चीज़ है, वो प्रोसीजर अलग है, पर अगर मुझे किसी ने ऑथराइज किया है कि मैं अपने वर्क प्लेस को, यहाँ पर कानून क्या कहता है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने वर्क प्लेस को कैसे बनाए, सबके लिए फ्रेंडली बनाए, और सबके लिए कौन? अगर मैं कहूँ कि मैं जनरली, हम लोग मानते ही नहीं है कि मेल के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, तो हम मान लेते नहीं होता, पर हम ये तो मानते हैं कि थर्ड जेंडर के साथ होता है, ये आम बात है कि होता है। और अगर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैंने ये ऑप्शन रखा है कि मेरे यहाँ थर्ड जेंडर भी जॉब कर सकता है, हो सकता है 50 में से एक मेरे पास थर्ड जेंडर हो, तो मेरी ड्यूटी क्या उसको अच्छा माहौल देना नहीं है? मैं तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर हूँ ना, तो मेरी पॉलिसी है। आपके जितने सवाल थे सर, आपके जितने सवाल थे वो सारे इन जजमेंट्स के जरिए कवर हो जाएंगे। आंसर प्लीज गो टू विशाखा जजमेंट। आप में से किस किस को विशाखा जजमेंट के बारे में पता है? प्लीज बताएं। नाम सुना हुआ है, हाँ विशाखा जो गाइडलाइंस है और जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही सारे बिल्कुल मैम, बताएं मैम। विशाखा जजमेंट में फर्स्ट जजमेंट हुआ था, काफ़ी अच्छा नहीं था, काफ़ी उसकी आलोचना भी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि ये जो हुआ है उसमें 1-2 पीढ़ियाँ इन्वॉल्व थी, लाइक उनके चाचा एंड 2 टीचर के उसमें होता, तो मिला था ये ऐसा एक्ट इंडिया में हो नहीं सकता, और कास्टिज्म का भी उसमें था, और प्रूफ भी नहीं था क्योंकि उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व हो गए थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें थी, बहुत लंबा केस चला है, अगेन जाके बहुत काफ़ी बड़ी किसको बेसिक चीज पता है विशाखा जजमेंट के बारे में? कुछ भी? ठीक है, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक ऐसा जजमेंट है, ये हमारा लैंडमार्क जजमेंट है सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिगार्डिंग। इस जजमेंट से हमारी बेसिक सेक्सुअल हैरेसमेंट की गाइडलाइंस बनी। पहले अगर आप साइड पे देखोगे, हमारे आर्टिकल 40 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 19 राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये विशाखा ऐसा जजमेंट है, इसके ऐसे फैक्ट्स हैं, ये गैंग रेप पे बेस्ड है स्टोरी हमारी। ये हमारा गैंग रेप पे बेस्ड है स्टोरी। इस जजमेंट के बाद से हमारी बेसिक गाइडलाइंस आई थी। इसके फैक्ट्स ऐसे थे, जो भवरी देवी जी थी, शी वॉज अ सोशल वर्कर। क्या करती थी वो? चाइल्ड मैरिजेस वगैरह जितनी भी चीज़ें होती थी उनको रोकती थी। जो उनके वहाँ पे विलेज के लोग थे, दे डिड नॉट लाइक इट, तो गैंग रेप करा। इसके बाद से हमारी विशाखा की गाइडलाइंस आई है। कांचा प्लीज पुट द नेक्स्ट स्लाइड।
विशाखा की गाइडलाइंस के बाद से सारी चीज़ें हमने फॉलो करी गई है। हमारा अगला जजमेंट है पुनीता की सोडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टेस्ट ऑफ रीजनेबल वुमन के बारे में बताया गया है इस जजमेंट में। ये जजमेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर जैसे आपके इसमें डाउट्स थे, आप मैम से पूछ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू कि अगर 2 प्रोसीडिंग्स चलती हैं साइमल्टेनियसली तो कैसे होता है, तो इसमें भी यही हुआ। इस जजमेंट में बेसिकली ऐसा हुआ था कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय थे दोनों वर्क पर्पस के लिए बाहर गए थे। ठीक है, बाहर यानी किसी काम से गए थे, फिर वहाँ पूरी टीम वगैरह हमारी गई थी रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। सो व्हेन बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय केम बैक, जब वो वापस आए वहाँ से, जिस होटल में वो रह रहे थे वो ऊपर नीचे ही था फ्लोर। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर था वो एम्प्लॉय को फॉलो करता है उसके रूम तक। रूम पे जाने के बाद वो उसे फोर्सफुली सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है। जब ऐसा हुआ तो जो पुनीता की डॉक्टर पुनीता की सोडी थी, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट इंटरनल कमेटी में अपना कंप्लेंट फाइल करी। कंप्लेंट फाइल करने के बाद क्या हुआ, जो परपेट्रेटर था उसने ये चैलेंज किया। क्यों चैलेंज किया कोई बता सकता है? उसने ये इसलिए चैलेंज किया कि उसने ये बोला कि ये हमारा वर्क प्लेस के अंडर नहीं आएगा, हम बाहर थे, हम एक होटल में थे, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं माना जाएगा। आप लोग बताइए ऐसा हो सकता है? मुझे आप लोगों से जानना है क्यों? बिल्कुल वैसा ही हुआ है इस केस में भी। इसलिए द परपेट्रेटर उन्होंने चैलेंज किया ये अभी, उन्होंने बेसिकली यही बोला कि ये सेक्सुअल हरासमेंट नहीं माना जाएगा बिकॉज ये वर्क प्लेस के एम्बिट में नहीं पड़ता है। ये कैट में गया था ट्रिब्यूनल में, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी सर वहाँ पे। ये आप ही के क्वेश्चन का आंसर है जब आप मैम से पूछ रहे थे कि 2 जगह चल सकती है। बिल्कुल चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है सर। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरा कोई एम्प्लॉय है, जूनियर है, तो मेरे पास मेरा कोई क्लाइंट आता है, वो मुझे कुछ कहता है, समझाता है, मतलब किसी वर्क पर्पस के लिए आता है, वो मेरे लिए पैसे ला के रख देता है कि आपकी फीस है मैडम, आप रख लीजिएगा। अब मेरा जूनियर चुरा लेता है। ठीक है, तो क्या जो क्लाइंट आया था मेरा, क्या वो FIR लॉन्च कर सकता है? क्यों? सॉरी, चलिए मान लीजिए मैं फीस की उस पर जाती नहीं हूँ, सेक्सुअली बदतमीजी कर देता है मेरे जूनियर के साथ, मतलब मेरा जूनियर कर देता है बदतमीजी उनके साथ जो क्लाइंट आया था, तो क्या ये सेक्सुअल एम्बिट में पड़ेगा? बिल्कुल सही, ये हमारा सेक्सुअल एम्बिट में पड़ेगा। मैं मेरे एम्प्लॉय को निकाल देती हूँ, मैं अपने जूनियर को बोल देती हूँ आप निकल जाइए यहाँ से, मैं प्रोसीडिंग कर देती हूँ, मेरा इंटरनल पॉलिसी चल रहा है। ठीक है, साइड बाय साइड जो क्लाइंट आया था उसने FIR लॉन्च कर दी, तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चलेगी ही चलेगी। तो दोनों जगह पे चल सकता है, ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं चलेगा, तो चल सकता है, उसका आंसर भी ऐसा। तो इस केस में भी यही हुआ था। आकांक्षा प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। इस केस में भी यही हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि आप कहीं भी हो, बी इट एनीवेयर, if there is an employee and employer relationship, if it comes under the ambit, तो आप liable हो सकते हो, sexual harassment माना जाएगा। ठीक है, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? आप मुझे ये वर्क प्लेस के लिए ही है, अदरवाइज सेक्सुअल हरासमेंट का ही, इवन इफ इट इज नॉट अ वर्क प्लेस, तो IPC के अंदर तो वो प्रोसीडिंग तो जाएगा ही, बिल्कुल सर, प्रोसीडिंग्स साइमल्टेनियसली चल सकती है। What are we today discussing? We are today discussing and focusing on Sexual Harassment Act at workplace. So what I mean to say is कि when there are laws to deal with the sexual harassment, so this law comes into picture when it is linked to workplace, and it's an add-on to what the IPC says. Totally. So even if there is, even if we say कि whether it is workplace or not workplace, but if it is sexual harassment, it has to be taken ahead. Sir, it also depends on the woman. What I mean to say, ये general neutral तो है नहीं सर,
पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा, जैसे मैम ने बहुत अच्छे से समझाया है, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दैट कि अब मान लीजिए सर व्हाट मे बी सेक्सुअल हरासमेंट फॉर मी, इट वुड नॉट बी फॉर हर. It depends on the woman whether she feels comfortable or not. And basically this act is deals with more of a civil angle, and that is on the criminal angle. Sexual harassment should be considered as a civil angle or a criminal angle. You say कि आप दोनों साइड में simultaneously चल सकते हैं. How it can be both. एक तो एक ही होगा ना. It has to be civil या criminal. नहीं सर, simultaneously चल सकता है, दोनों रेंज में चल सकता है. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको समझाया, उस एग्जाम्पल में भी साइमल्टेनियसली आपका अगर CCS जितनी भी पॉलिसीज वगैरह रूल्स वगैरह होते हैं वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं. नहीं, वो चलने के लिए चल रहा है, बट अगर किसी को बोलेंगे ये ब्लैक या व्हाइट है तो एक ही कलर होगा ना वो. आई मीन हाउ कैन इट बी बोथ? ओके, तो मीन से कि या तो उधर जाएगा या आप इधर जाएगा. मैडम ने शुरू में बता दी कि ये एड ऑन एक्ट है, इसके साथ दूसरे एक्ट भी चल सकते हैं. तो एड ऑन है तो फिर ये एड ऑन जो तो criminal मान लिया- proceedings है, सर मैं ये उसके ऊपर समझाती नहीं है. हूँ. कम है We women are basically at a very disadvantageous stage. The act is not biased towards men. मैं ये नहीं बोलना चाह रही कि अरे ठीक है ये आदमियों के लिए बहुत ही biased है act. ऐसा तो नहीं है. हम अगर आप पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगे उसके हिसाब से हम हैं उस disadvantageous stage पे, तो तभी जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने देखा है, तभी they have put up this act. So this is an additional act. ठीक है सर. आप लोगों के